फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। फ्रेंड्स, आज ही आईएमआरई की थर्ड क्लास है। इसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन लाइन की इनिशियल कॉस्ट सबसे अधिक होती है। जब आपको पता है कि जब हमें कुछ भी ट्रांसमिट करना है तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में जो लाइन हम करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ से ये है ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें क्या करना है, लाइन को भेजना है। तो ये लाइन पूरी कहलाती है ट्रांसमीटर लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ट्रांसमीटर लाइन है, तो इसमें बताना है कि किसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी है बोथ हैव ऑलमोस्ट द सेम इनिशियल कॉस्ट इफ नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो आपका ऊपर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो कि हमारे देखा होगा आपने कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी लाइन आती है। ठीक है, पहले टेलीफोन के कनेक्शन थे हमारे पास, तो वो भी ओवरहेड ट्रांसमिशन में था। बट आजकल क्या ऑप्टिकल फाइबर से और सारी चीज़ों की जो है वो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन आती है। तो हमें ये बताना कि कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, आप याद रखिए जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू है अ सेफ्टी इलेक्ट्रिकल वन लाइन डायग्राम शुड बी यूज टू डैश ऑल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो भी आपका सिंगल लाइन डायग्राम होता है, इससे सेफ्टी इलेक्ट्रिकल वन लाइन डायग्राम जो होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी सोर्स है उनको क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए उस डायग्राम के अंदर, या फिर कैस्टिगेट होना चाहिए। ऑप्शन बी कैस्टिगेट, ऑप्शन सी है इवेल्युएट करना चाहिए उसके अंदर, या फिर ऑप्शन डी मॉडिफाई। तो फ्रेंड देखिए, आपने अगर सिंगल लाइन डायग्राम अगर देखा होगा तो सिंगल लाइन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी एक एसटी की लाइन होती है। ठीक है ना, एक एसटी का मीटर जहाँ से आपके एसटी का आ रहा है, उसके बाद फिर SF6 का ब्रेकर लगा होता है। ठीक है ना, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है। तो वहाँ पे क्या है, आपके एनर्जी सोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा होता है डीजी सेट। तो वहाँ पे जो भी आपको सिंगल लाइन डायग्राम है तो वहाँ पे डीजी सेट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए एक डायग्राम के अंदर, तभी आपको पता चल सकता है कि आपके इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी के सोर्स हैं वो कौन कौन से। तो एक डायग्राम के अंदर सब कुछ मेंशन होना चाहिए। डीजी सेट के बारे में सारा लिखा होना चाहिए कि डीजी सेट यहाँ पे कितने हैं और किस रेटिंग के हैं, 2000 kV के हैं, ठीक है, 3000 kV के कितने डीजी सेट्स हैं, उनकी क्वांटिटी विद लोकेशन होना चाहिए, और वहाँ पे ट्रांसफार्मर कितने वो सब लिखा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कि आपके ATS कितने लगे हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। UPS कितने हैं, कहाँ कहाँ से किसको फीडिंग हो रही है, इनपुट कहाँ से आ रहा है, आउटपुट कहाँ जा रहा है, वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे SLD के अंदर रिप्रेजेंट होती हैं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉरी, इसका जो आंसर है वो है आइडेंटिफाई। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए सिंगल लाइन डायग्राम के सारे एनर्जी सोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है OSHA रिक्वायर्स द टेस्टिंग ऑफ अ वोल्ट मीटर आफ्टर अ वोल्टेज टेस्ट ऑन वोल्टेज अबव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको OSHA पता होना चाहिए। OSHA क्या होता है फ्रेंड्स, OSHA जो है वो एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसकी फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सारे गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब याद रखिए इसकी फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। OSHA स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिक्वायर्स तो कितने से अबव तक के वोल्टेज के बाद में क्या करना पड़ता है, उसको टेस्टिंग होती है। तो ऑप्शन ए है 120 वोल्ट, ऑप्शन 2 है 277, ऑप्शन सी है 208, या फिर ऑप्शन डी 600 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी
600 वोल्ट। तो 600 वोल्ट से अबव का जितना भी मतलब अगर वोल्टेज है तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको टेस्टिंग की वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपका जो ग्लव्स है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लव्स यूज फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मस्ट बी इलेक्ट्रिकली टेस्टेड एवरी। तो देखिए जो भी ग्लव्स आप सेफ्टी प्रिकॉशन पर्सनल पीपी यूज़ की जाती है, जब आप कोई भी साइड पे काम करते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पीपी। पीपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आता है, जो भी आप पर्सनली यूज़ करते हैं, आप ग्लव्स यूज़ करोगे, ठीक है, और क्या यूज़ कर सकते हो आप, सेफ्टी शूज़ यूज़ करने हैं आपको, ठीक है, जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी शूज़ यूज़ नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, आपको शॉक लगने के चांसेस रहते हैं। और आपको अगर वेल्डिंग का वर्क हो रहा है तो वहाँ पे आपको ग्लासेस भी लगाने पड़ेंगे आइस पर, ठीक है, हेलमेट का यूज़ करना है। तो सारे के सारे जो लेडर है उसको भी देखना है कि वो ठीक है, कहीं टूटी वूटी हुई तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है फ्रेंड, वो सारी चीज़ें आती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। तो यहाँ पे हम बात करें ग्लव्स के, जो ग्लव्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं वो कब टेस्ट करने चाहिए। तो एवरी 3 मंथ्स में वो लोग को इलेक्ट्रिकली टेस्ट करना चाहिए उसको, या फिर ऑप्शन सी 6 मंथ में, ऑप्शन सी 12 मंथ, या फिर नेवर, कभी भी टेस्ट नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 मंथ। तो हमें क्या करना होता है, एवरी 6 मंथ क्या कर सकते हो आप, उसको जो ग्लव्स आप यूज़ कर रहे हो उसको आप इलेक्ट्रिकली प्रोटेक्शन चेक कर सकते हो कि ये मतलब वर्किंग में है नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं हो गए हैं, तो क्या तो आपको चेक करते रहना एवरी 6 मंथ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैगर इज अ। तो मैगर बताना है यहाँ पे कि मैगर क्या है। ऑप्शन ए है सोर्स ऑफ ईएमएफ, कि वो एक ईएमएफ का सोर्स है, या फिर ऑप्शन बी सोर्स ऑफ मेजर हाई रेजिस्टेंस, उससे थ्रू आप क्या कर सकते हो, हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, या फिर ऑप्शन सी टाइप ऑफ अ नल डिटेक्टर, कि वो आपको नल डिटेक्टर की तरह का वर्क करता है, या फिर करंट कैरियर, वो करंट को कैरी करता है। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोर्स ऑफ मेजर हाई रेजिस्टेंस। तो मेजर का जो काम है वो है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना। तो प्लीज़ और आप प्लीज़ इसको रखिएगा याद कि जो मेजर का काम है वो है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना। देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मेगर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर। तो मेगर को और किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग एडिशनल ईएमएफ, मतलब या तो हमें एडिशनल ईएमएफ की ज़रूरत होगी वहाँ इसको यूज़ करेंगे, या फिर ऑप्शन बी ब्रिज बैलेंस करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो जो भी आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, मैगर का। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो आप सोर्स ऑफ मेजर हाई रेजिस्टेंस को मेजर करोगे, और दूसरा पॉइंट है कि ये इंसुलेशन को मेजर करेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स मेगर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो मेगर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मेगर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्शन ए है किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या मेगर करंट की मतलब किरचॉफ लॉ पे वर्क करता है। किरचॉफ लॉ पता ही होगा आपको, है ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पे वर्क करता है वी इज इक्वल टू आई आर पर, या फिर गॉस लॉ पर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताइए आपको, अगर आपको आंसर पता है तो आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेगर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्क पर कार्य करता है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द रोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इन अ मैगर इज। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैगर होता है उसमें क्या होता है, उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो उसका जो परमानेंट मैग्नेट जो आप यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली उसका क्या काम है, उसका क्या रोल है। तो ऑप्शन है प्रोवाइड द फील्ड, क्या फील्ड को प्रोवाइड करता है वो। ऑप्शन बी प्रोवाइड वोल्टेज, वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए आप लगा रहे हो परमानेंट मैग्नेट को, या फिर जनरेट पावर, या फिर ऑप्शन डी बैलेंस द सर्किट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोवाइड फील्ड। तो इसका जो काम क्या होता है, फील्ड को प्रोवाइड करना, कि जो भी आपका मेगर बना हुआ है उसमें जो परमानेंट मैग्नेट है उसका काम है फील्ड को प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाय। तो फ्रेंड देखिए जो मेगर को जो सप्लाई दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है, तो वही इसमें हमें डिस्कस करना है। तो द सप्लाई ऑफ द मेगर इज गिवन बाय, ऑप्शन ए है एसी मोटर, एसी मोटर के थ्रू सप्लाई दी जाती है, या फिर ऑप्शन बी एसी जनरेटर के थ्रू,
ऑप्शन सी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, या फिर ऑप्शन डी डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के थ्रू क्या करते हैं, मैगर को सप्लाई दी जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द मटेरियल फॉर आर्मरिंग ऑन केबल इज यूजिंग। तो यूजुअली तो जो आपका मटेरियल को आर्मरिंग जो होती है, बाहर का जो कवर होता है, उसके लिए आपको केबल में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो एक है स्टील टेप को यूज़ करते हैं, या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का यूज़ किया जाता है, या फिर एनी ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वो है सी, तो एनी ऑफ द अबव। तो या तो आप स्टील टेप का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है केबल में, इंसुलेटिंग मटेरियल फ्रेंड जो उसके आउटर पर जो हम इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो केबलिंग को अलग अलग करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को किससे होता है, कैसा होना चाहिए, बी एसिड प्रूफ होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल, या फिर ऑप्शन बी नॉन इन्फ्लेमेबल, या फिर बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव, और ये ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो फिर देखिए पहला तो है बी एसिड प्रूफ, कि अगर उसके आसपास सराउंडिंग में एसिड है तो वो क्या हो, एसिड का कोई इफेक्ट ना पड़े, क्या होना चाहिए, वो एसिड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो क्या करे, जले ना, ज्वलनशील ना हो, है ना। जैसे कोई चीज़ होती है वो क्या करती है, जैसे आग पकड़ लेती है, जल जाती है, तो वो क्या हो, नॉन इन्फ्लेमेबल, मतलब वो जले ना। सी है नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब फ्रेंड मॉइस्चर से, कि जो एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है, ठीक है, जो आर्द्रता है, वो उसको क्या करे, उसका इफेक्ट ना पड़े उस पर। तो फ्रेंड्स जो अच्छा मटेरियल होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो जो एक अच्छा मटेरियल है इंसुलेटिंग मटेरियल केबल का, वो क्या होना चाहिए, एसिड प्रूफ भी होना चाहिए, साथ साथ वो इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील भी ना हो, और उस पर भी आर्द्रता का कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल अबव प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन अ केबल इज एट। सबसे बताना है कि आपको जो स्ट्रेस होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है, वो केबल में कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है आर्मर में, ऑप्शन बी है बेडिंग, ऑप्शन सी है कंडक्टर सरफेस, या फिर ऑप्शन डी लेड शीट। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है लेड शीट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो कहाँ होता है, लेड शीट पर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। तो बताना है कि आपको कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, कौन उसको रोकता है। ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अ केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो केबल की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, ब्रोकन होता है उसके अंदर मैकेनिकली, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन ए है बेडिंग, ऑप्शन बी है शीट, या फिर ऑप्शन सी आर्मरिंग, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी आर्मरिंग। आर्मरिंग जो है वो उसको क्या करती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से केबल को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द यूनिट फॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हमें यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन ए है वी पर एम स्क्वायर, या एम वी पर एम स्क्वायर, एम वी पर एम, या फिर वी एम। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसके अंदर ऑप्शन सी एम वी पर एम। ठीक है, याद रखिएगा इसकी जो यूनिट होती है वो यही है, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ द वोल्टेज इंक्रीज व्हाट हैपन टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कि अगर आप क्या करोगे, अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे हम, तो उस टाइम पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, कि वो जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज, या फिर ऑप्शन सी रिमेनिंग द सेम, या फिर बिकम जीरो। तो इसको जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। देखिए जब भी आप किसी वोल्टेज को किसी भी आपको इंक्रीज करोगे, ठीक है,
उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड अमंग सेफ्टी इक्विपमेंट। तो इन सब में से ऐसा कौन सा है जो कि क्या है, सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। ऑप्शन है वैक्यूम रिलीवर, ठीक है, ऑप्शन बी है अलार्म्स, ऑप्शन सी है फ्लैशबैक अरेस्टर, या फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर रिलीवर। तो फ्रेंड्स इन सब में देखिए सारे के सारे क्या हैं, वो एक तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट है। देखिए वैक्यूम रिलीवर क्या करे, वैक्यूम को रिलीव कर देगा। अलार्म्स क्या होगा कि हमने कोई क्रिटिकल कंडीशन दे दी उसको, उस रेंज से जब आउट हो जाएगा वो तो क्या करेगा, वो अलार्म दे देगा। फ्रेंड ये टेम्परेचर रिलीवर का क्या है, टेम्परेचर को रिलीव करना। तो ये कोई भी हमारे एक तरीके का सेफ्टी इक्विपमेंट में नहीं आता, सिर्फ टेम्परेचर रिलीव करने का काम करता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ करेक्ट है कि ये जो है ये सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। टेम्परेचर रिलीवर जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ प्रपोजल प्रोटेक्टिव ग्राउंड इज टू प्रोवाइड अ इम्पीडेंस पाथ फॉर अ शॉर्ट सर्किट। तो इसमें बताना है कि मेन फंक्शन क्या है कि जो प्रोटेक्शन के लिए करते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो शॉर्ट सर्किट का क्या है कि कितना इम्पीडेंस होना चाहिए शॉर्ट सर्किट के लिए। तो ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी है लो, ऑप्शन सी है स्मूथ या एडिक्वेट। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी लो। तब याद रखिएगा कि वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव ग्राउंड इज द प्रोवाइडर, जो ग्राउंड है, ठीक है, तो उसके लिए इम्पीडेंस पाथ कितना होता है शॉर्ट सर्किट के लिए, वो होता है लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन इज। देखिए कहीं पे भी आपको क्या करना है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए ग्राउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है लेस देन 5 ओम, ऑप्शन बी है 5 ओम से 25 ओम, या फिर 550 ओम, या फिर ऑप्शन सी डी 100 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए लेस देन 5 ओम। तो अब याद रखिएगा जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन कहीं पे भी आप कर रहे हो तो उसके लिए जो ग्राउंड रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से कम होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 द बेडिंग ऑन अ केबल कंसिस्ट ऑफ। जो बेडिंग होती है वो केबल की किससे मिलकर बनती है। ऑप्शन ए है हेसियन क्लोथ्स, या फिर ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है एनी ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव। तो इसके देखिए दोनों में से आप किसी का भी बना सकते हो बेडिंग, या तो हेसियन की बन सकती है या फिर वो जूट की बन सकती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्की सेप ऑफ। क्या जो हम हैं जो नेचुरल रबर है वो क्या मिल्की सेप से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है यस और नो। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है यस। तो फ्रेंड देखिए आपने अगर हमारे फ्रेंड्स को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने रिकमेंड करिए। थैंक यू।